चलो देखते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है oogenesis, बट क्योंकि मेरे साथ एक नया स्टूडेंट है, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ उसको जोड़ेंगे, ठीक है। अगर oogenesis पढ़ रहे हो तो सबसे पहले मेरा सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय oogenesis? क्या लगता है oogenesis? फीमेल गैमीट यानी ओवा का बनना आप कह रहे हो oogenesis है। सबको पता होगा कहाँ बनता है, ओवरी के अंदर। तो अगर हम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि ये लोग पढ़ चुके हैं, बट सिंस हम लोग जोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा जोड़ते हैं, हम जूम करके पूरा एक इमेजिनेशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, एंड यहीं से हम जोड़ रहे हैं यूट्रस, और दोनों के साइड पे तुम्हें नजर आएंगी फीमेल ओवरी, ठीक है। अब होगा क्या, इसके पहले वाले क्लास में सबको ये पढ़ के आया है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था? क्या था? फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल, जो कि स्पर्म्स है, जिसको आप क्या बोल रहे थे? स्पर्मेटोजेनेसिस। हम लोगों ने ये देख लिया था कि स्पर्म किस किस तरीके से कैसे कैसे डेवलप होकर आया है। आज देख रहे हैं क्या हो अगर वो स्पर्म मां के यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाए। अब देखो यहीं पे ना कुछ कंपैटिबिलिटी इशू भी समझने वाली बात है। अगर ऐसा हो कि जो मदर का एग है या ओव्यूल है वो सही टाइम पर नहीं निकला है, ओवा जो है वो सही टाइम पर रिलीज नहीं हुआ, यानी दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी ऐसे नहीं है कि स्पर्म की टाइमिंग थोड़ी लेट या आगे पीछे हो गई, ओवा की टाइमिंग या लेट या आगे पीछे हो गई, तो बच्चा नहीं बन सकता। यानी कंपैटिबिलिटी का पहला रूल है, स्पर्म और ओवम एक समय पर फैलोपियन ट्यूब में आने चाहिए, एंड दैट रीजन जहां आप दोनों को आते हुए देखोगे उसको क्या बोलने वाले हो? एम्फुला। सो एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन पूरा फैलोपियन ट्यूब में नहीं होता है, एम्फुला रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में होते हुए नजर आएगा। तो अगर इस पूरी रॉड को आप फैलोपियन ट्यूब बोल रहे हो तो सिर्फ स्वोलन रीजन को क्या बोल सकते हो? एम्फुला। और दोनों ही साइड ओवरी दिखती हैं, एंड दिस इज अ फीमेल यूटरस। तो अब इमेजिन करते हैं इस ओवरी के अंदर क्या हो रहा होगा, जिस वजह से क्या देख रहे हो? ओवा फॉर्मेशन या फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन। ये भी बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में बहुत डोमिनेट करता है। अब अगर इस ओवरी को हम जूम करते हैं, इस ओवरी को हमने जूम किया है, ठीक है, इस ओवरी को जूम करने में तुम्हें कुछ ये ऐसे नजर आने वाली है, अंदर से ऐसे दिखेगी। जब एक फीमेल चाइल्ड मां के यूट्रस में आ चुकी है, तुम वहां से जर्नी इमेजिन करो। एक बच्चा है मां के वूम में जो गर्ल चाइल्ड है, तो कैसा दिखता होगा? जाइरोट ना। जब वो जाइरोट ऑफ द फीमेल चाइल्ड, अगर हम चार्ट बनाना चाहें, ये फीमेल जाइरोट है, वहां से लेकर धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है उसकी फॉलिकल सेल्स का, यानी ऐसी सेल जो ओवम की मदर सेल मानी जाती है, ठीक है। जब बच्चा एक फीमेल जाइगोट है, वहां से लेकर उसके प्यूबर्टी आने तक, यानी 13 से 15 साल तक आप क्या देखते हो? मदर सेल ग्रो कर रही है। आई एम स्टेटिंग मदर सेल। उस मदर सेल का नाम क्या है? फॉलिकल। एंड इस दौरान आप देखते हो एक विमेन के अंदर कुछ 60,000 to 70,000 मदर फॉलिकल सेल डेवलप हो जाती हैं। उसके बाद कोई और फॉलिकल सेल नहीं बनेगी, ठीक है। यानी विमेन्स के पास मेन के कंपैरिजन में अनलिमिटेड फर्टिलिटी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके जाइगोट से लेके 13 से 15 साल तक आप देखोगे मैक्स टू मैक्स 60,000 से 65 टू अप टू 70। कई किताब में बहुत सारे नंबर है, कोई भी एक जो तुम्हें अच्छे से याद हो जाए वो तुम याद कर सकते हो, पर लॉजिक ये है 60,000 के अराउंड रहते हैं और लिमिटेड रहते हैं, ठीक है। इन सेल्स को क्या पुकार रहे हो? फॉलिकल। तो चलो यहाँ ड्रॉ करते हैं। दीज आर द फॉलिकल सेल। हमने कितना बोला? जब वो 13 से 15 साल के हो चुकी है
तो उसके पास कुछ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फॉलिकल सेल्स होंगी, उनको ये इमेजिन करते दीज आर द मदर फॉलिकल सेल्स। अब अभी हम हॉर्मोन्स लॉजिक धीरे देखेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं नॉर्मल इन जनरल से। होता क्या होगा, कुछ समय बाद किसी हार्मोन, जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी आने की वजह क्या है, कौन बता रहा है? प्यूबर्टी आने की वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच अ प्यूबर्टी कम्स? हॉर्मोन्स की वजह से। तो यानी अब तक क्या हार्मोन नहीं निकल रहे होंगे? निकल रहे होंगे, बहुत कम क्वांटिटी में। जैसे 13 से 15 साल आता है, आप हार्मोन का प्रभाव ज्यादा होते हुए देखते हो। जैसे 13 से 15 साल में हार्मोन्स का पीक लेवल आता है, दिस इज इंडिकेटिंग हार्मोन। अभी हम डेप्थ पे जाएंगे, ठीक है? अभी समझो दिस इज हार्मोन। हार्मोन रिलीज हुआ तो आउट ऑफ दिस मदर सेल एक कोई चूज होके आ जाती है और उसको क्या पुकारने लग जाते हो? प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है? अभी क्या हुआ है, क्या अंदर का जेनेटिक इंफॉर्मेशन बदला? बिल्कुल नहीं बदला है। नो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहां पे भी क्या देखोगे, अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte। बहुत स्टूडेंट्स को यहां पे कंफ्यूजन होती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। फॉलिकल समझो वो पूरी सेल और कवरिंग की बात हो रही है, oocyte उसके सिर्फ जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा हुआ है। तो सिर्फ ग्रो कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स। और समय आएगा और हॉर्मोन्स पीक होंगे और एक लेवल आ जाएगा जहां पे वो बहुत मैच्योर हो जाएगी, एकदम फुल्ली मैच्योर फॉलिकल की तरह नजर आएगी। अब फॉलिकल फुल्ली मैच्योर हो चुका है और आप देखोगे अंदर का जो न्यूक्लियस था वो भी डिवाइड हो चुका है। यानी प्राइमरी oocyte ना बोलकर अब क्या बोलोगे? सेकेंडरी oocyte। यानी ये इसने डिवीजन किया है। कौन सा? मियोसिस 1। प्राइमरी oocyte से अंदर सेकेंडरी oocyte बना है तो मियोसिस 1 हुआ है। अगर ये 2n था तो ये क्या हो चुका है? n। ठीक है, बट अभी भी पूरा n नहीं, कुछ चीजें विमेन्स में अलग हैं। ठीक है, यहां तक हुआ। इसको क्या पुकार रहे हो? ग्राफियन फॉलिकल, यानी मैच्योर फॉलिकल। एक समय ऐसा आएगा कि ये फॉलिकल ग्रो कर रहे थे, अब हॉर्मोन्स के लेवल पे आता है डिप। जहां वो हॉर्मोन्स कुछ बढ़ जा रहे थे, अब कुछ हॉर्मोन्स गिर जाएंगे। पूरी सेल्स को फॉलिकल बोलो, सिर्फ न्यूक्लियस को बोल रहे हो तो oocyte का जिक्र करो। ठीक है, फॉलिकल इज ओनली कवरिंग ऑल्सो ना, कवरिंग तो बोल सकते हैं बट पूरे को बोल रहे हैं, इसके अंदर का मटेरियल को भी फॉलिकल ही बुलाओगे। ठीक है, सो अगर आप यहां तक देख रहे हो, अब क्या होता है, जहां कुछ हार्मोन बढ़ रहे थे अब कुछ हार्मोन कम हो जाएंगे, उनमें क्या आ जाने वाली? गिरावट आने वाली है। जिस चक्कर में जो ये ग्राफियन फॉलिकल था वो फट जाएगा, दिस इज रप्चर्ड, और ये जो सेकेंडरी oocyte था वो बाहर आ जाएगा। याद रखना, हमने किस स्टेज पे एक ओवम को निकाला है? जब वो सेकेंडरी oocyte है, और आधा नहीं किया, इसी स्टेज पे ओवम निकाल दिया है। और जो बचा कुचा रप्चर्ड पार्ट है उसको क्या पुकारोगे? कॉर्पस ल्यूटियम। दिस रप्चर्ड पार्ट इज सेड टू बी कॉर्पस ल्यूटियम। ये अब एक हार्मोन निकालता है जिस चक्कर में यूटरस का बनना तय हो जाता है। अभी हम उसको सबको जोड़ते हैं, ठीक है? एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को जोड़ते हैं। बताओ क्या क्या हुआ? हमने क्या बोला? 0 से उसके 13 से 15 साल तक मदर फॉलिकल सेल डेवलप हो रही है, ग्रो हो रही है, उनकी क्वांटिटी 60,000 के करीब पहुंच जाती है। जैसे ही प्यूबर्टी आती है आप हार्मोन्स को क्या देखते हो? स्पाइक होते हुए, हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अगर हम बोले कौन सा हार्मोन, आई मीन टू से कौन कौन सा हार्मोन है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब 13 से 15 साल एक विमेन का आएगा तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन निकाल रहा था?
पिट्यूटरी, इट्स नॉट ओवरियन हार्मोन, ओवरी का हार्मोन नहीं है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन नहीं है। हर एमसीक्यू आता है और वहां फंस के चले जाओगे जब तुम्हें 10 ऑप्शन दिए जाएंगे। इट्स अ पिट्यूटरी हार्मोन। तो जैसे 13 से 15 साल आएगी वैसे आप देखोगे पिट्यूटरी का हार्मोन रिलीज होने लगेगा। जब पिट्यूटरी का हार्मोन रिलीज होता है तो जो मदर सेल थी उसमें से एक चूज हो जाएगी और क्या बन जाएगी, डोमिनेंट फॉलिकल। फॉलिकल नाम में क्या आया, फॉलिकल को ग्रो करवा रहा होगा ना, तो एफएसएच का नाम ही बता रहा है वो क्या करता होगा। तो वो मदर वाले फॉलिकल सेल में से प्राइमरी फॉलिकल को डोमिनेंट बनाकर उसको क्या करवा रहा होगा, ग्रो करवा रहा होगा। तो जब तक फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं तब तक एफएसएच का कंसंट्रेशन भी कैसा होता है, बढ़ रहा होता है, धीरे 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 बढ़ रहा होता है। क्योंकि आप क्या देखते हो, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या पता है, अभी हल्का सा था, पर जैसे तुमने प्राइमरी फॉलिकल चूज करा दिए हैं वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। क्योंकि आपके फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी ग्रो कर रहा है। जिस चक्कर में फॉलिकल ग्रो हो रहा है प्राइमरी से क्या बन रहा है, ग्राफियन। अब जब एक फॉलिकल भी ग्रो होता है ना तो वो बदले में हार्मोन निकालना चालू कर देता है, कौन सा, ईस्ट्रोजन। तो अ ग्रोइंग फॉलिकल, एक फॉलिकल जो ग्रो हो रहा है वो कौन सा हार्मोन निकाल रहा है, ईस्ट्रोजन। तो अभी बोला कि जब इस मदर वाले पूल से एक को डोमिनेंट बनाना है, एफएसएच निकला है भैया। अब तुमने बोला ये खुद में ग्रो हो रहे हैं तो ग्रोइंग फॉलिकल क्या निकाल रहा है, ओवरी का हार्मोन। क्योंकि ओवरी के फॉलिकल थे इसलिए ओवरी का हार्मोन क्या बना रहा है, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। जब ईस्ट्रोजन हेवी क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है आप प्राइमरी से क्या होते हो देखोगे, ग्राफियन। तब हमें ये बताओ एफएसएच का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, हम नहीं चाहते एक को डेवलप करने जा रहे हैं और दूसरा भी डेवलप होके बैठ जाए। दैट इज अ रूल इन द वुमेन्स। एक मंथ में एक ही एग, वाई एक ही एग, एफएसएच का कंसंट्रेशन अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि ईस्ट्रोजन तो बढ़ा ही रहा है। तो एफएसएच कब लगता है, जब इस पूल से हल्का सा इनिशिएट कराना हो। अब ये एक बार इनिशिएट हो गया ना तो इसको एफएसएच की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो हम एफएसएच का कंसंट्रेशन गिरा देते हैं। एक आने वाली क्लास में हम चार्ट पढ़ेंगे हार्मोन, ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है जिसमें वो चार्ट नहीं आया है, तो मेक श्योर वो हार्मोन्स का लॉजिक पढ़ा जाएगा। अभी तुम ये समझो, जब हमने बोला ये फॉलिकल सेल है और वो प्राइमरी बन रही है, यहाँ पे हल्का सा स्टार्ट में हमें चाहिए कि एफएसएच का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तभी ना एक फॉलिकल डोमिनेंट बनना चालू होगा। उसके बाद एफएसएच का कंसंट्रेशन आप क्या देखते हो, हल्का सा गिर जाता है। ये नहीं बोला है कम हो गया, ये नहीं बोला है खत्म हो गया है, ये बोला है कम हो गया। ठीक है, कम हो, जैसे ये कम होगा ना और फॉलिकल ग्रो करेगा, कौन सा हार्मोन बढ़ जाएगा, ईस्ट्रोजन। अब ये हुआ। अब देखो यहाँ पे हमने इस फॉलिकल को फटवाया और एग रिलीज हुआ। एग रिलीज करने में दो हार्मोन जिम्मेदार है। ये आराम से बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा, ऐसा क्या हुआ भाई यहाँ पर कि वो एग रिलीज हो गया, बढ़ता चला जाता, कुछ भी हो सकता है। क्यों फट गया, क्योंकि यहाँ पे क्या देखते हो, ईस्ट्रोजन का पीक आ जाता है, सबसे हाई लेवल पे पहुंच जाएगा ईस्ट्रोजन, और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी पीक लेवल पे पहुंच जाएगा, हाईएस्ट लेवल पर, जिस चक्कर में क्या होगा, एग फट जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा, एग रिलीज हो जाएगा। अब जैसे ही एग रिलीज हुआ, एलएच अब यहाँ पे आ गया ना, एग रिलीज कर दिया, तो ये रप्चर्ड जो पार्ट है वो कौन सा हार्मोन निकालेगा, प्रोजेस्टेरॉन। और तब दूसरे हार्मोन के साथ क्या होगा, एफएसएच भी कम हो चुका है, एलएच भी कम हो गया है, ईस्ट्रोजन कम नहीं हुआ है। घबराओ मत, एक चार्ट देंगे, वन स्टॉप सोल्यूशन है, वो आ जाता है तुरंत। आई एम नॉट सेइंग यहाँ पे ईस्ट्रोजन का भी कंसंट्रेशन कंपैटिबली हाई रखो, बट नॉट हाई देन प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन हाई रहता है बट प्रोजेस्टेरॉन से ज्यादा हाई नहीं रहता है।
ये समझ में आया सबको? हार्मोन समझना बहुत जरूरी है। बोर्ड्स में तुमसे ऐसे नहीं पूछा है oogenesis क्या है वो बताओ, उसने पूछा है हार्मोनल मैकेनिज्म ऑफ oogenesis बताओ, तब तुम्हें सारे हार्मोन्स पता होने चाहिए। तो अगर ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है और एग रिलीज हो गया है, तो लॉजिक लगाओ एंटीसिपेशन ऑफ प्रेगनेंसी आ रही है, यानी जैसे ही एक फॉलिकल ग्राफियन से फट गया ना, प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज होना ये बता देता है बच्चा आ सकता है। अब बच्चा आ सकता है इसका मतलब क्या भाषा में है? यूटरस की लाइनिंग थिक हो जाएगी। अगर वो ऐसे दिखती थी तो अब यूटरस की लाइनिंग खून, नमी, म्यूकस सबसे रिच हो जाएगी, ब्लड आ जाएगा बहुत सारा, नमीदार हो जाएगी। खून निकालने की बात नहीं कर रहे हैं, रिच हो जाएगी कह रहे हैं, ठीक है? ब्लड, म्यूकस, बहुत इसको गद्देदार बना दिया जाएगा, क्योंकि बच्चा है, उसको 9 महीने रहना है, उसको प्रॉपर कुशन लाइक एनवायरमेंट मिलना चाहिए। तो आप कब देखते हो? जब तक ये निकला हुआ एग फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचे तब तक प्रोजेस्टेरॉन पूरी लाइनिंग को मजबूत कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि फादर की सेल मिल जाएगी और ये बच्चा फर्टिलाइज होकर एक नया बच्चा बन जाएगा, ठीक है? अगर ये बच्चा फर्टिलाइज नहीं हुआ, भाई इतनी यूट्रस की लाइनिंग तो कोई काम की नहीं है, और एक अनफर्टिलाइज चीज को इंसान के शरीर में नहीं रखा जा सकता है। तो जब अदर स्पर्म नहीं आते हैं, फादर की सेल्स नहीं पहुंच चुकी है, तो एक माँ की सेल में मेंसेस होने लग जाता है, यानी ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कॉमनली भाषा में पीरियड्स, सब कुछ यही है। दैट इज नथिंग एल्स, एक अनफर्टिलाइज्ड एग और यूटरस की लाइनिंग। मेंसेस इज वेरी नॉर्मल, जिसमें नहीं आता है वो अब नॉर्मल है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? अनफर्टिलाइज्ड एग, फादर की सेल भैया नहीं मिली है तो एग बना ही नहीं है बच्चा, और साथ ही साथ यूटरस की लाइनिंग सब कुछ तोड़ ताड़ के खून के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है? ये गेम है। अभी ये 1% है, अभी इस पे डिप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तुम लोग। दिस इज वॉट इन शॉर्ट एक पेज का oogenesis इज, बट 1 पेज नहीं होता है, और भी जाता है, ठीक है? इतना होता है मेंसेस और ये सारे टॉपिक्स और थीम से जुड़ी हुई बातें। क्या और कुछ जोड़ा जा सकता है? अभी तो इतना ही करना चाहिए। डाल दो कॉपी में सब लोग, आज की हेडलाइन डालकर ये पूरा डाल दो। हॉर्मोन्स का टेंशन मत लो, अभी हम हॉर्मोन्स का चार्ट देंगे। अभी ये डायग्राम्स तुम अपने बोर्ड्स कॉपी में बनाकर आओ, ठीक है? बोर्ड्स कॉपी में जितना अच्छा डायग्राम्स होगा उतना वो इंसान नंबर पाएगा। ये याद रखना कि यहाँ पे इनके सर्च की वजह से एग रिलीज हुआ है। इस बार तो फिलहाल हमने दोनों ही डाल दिया है, तुम हल्का हल्का हार्मोन डाल सकते हो अपने इसमें। समझ में आया वैसे? एम्फुला, अगर ये पूरा ट्यूब कंसिडर कर रहे हो तो उसका एक पर्टिकुलर सूजा हुआ रीजन होता है एम्फुला, ठीक है? कंपैटिबिलिटी मिसमैच भी होता है, फादर की सेल टाइम पे नहीं आई है मदर सेल के, तो नहीं बच्चा बनेगा। अब याद है किसी एक क्लास में हमने बहुत स्टार्टिंग में बोला था कि विमेन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल नहीं रहती है, वो इस पर्सपेक्टिव से बोला था कि कॉन्स्टेंटली उनकी बॉडी में हॉर्मोन्स का उतार चढ़ाव हो रहा है। अगर किसी की बॉडी में उतार चढ़ाव हो रहा हार्मोन का, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं माना जाता है, पर तभी भी वायलेंस करते हुए कम नजर आएंगी। कंपैटिबल टू बॉयज, और बॉयज वो बस एक हार्मोन की वजह से गर्म खून तुम्हें कैटेगरी में डाल दिया जाता है। लड़कों का क्या है? गर्म खून है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम एक हार्मोन की इन्फ्लुएंस में। अरे हर लोकल मार्केट में चलता है। तुम लोगों को जैसे कुछ भी, हमने देखा है लड़के कुछ भी करे, ओवर स्पीडिंग, क्या बोला? अरे गर्म खून है। तुमसे ज्यादा अप डाउन एक विमेन की बॉडी में हो रहा है तो भी सहजता देखो,
वो मार पीट नहीं कर रही हैं, ठीक है। सो ऐसा सोसाइटी की कोई बात मानने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट द हार्मोन, इट्स कंडीशनिंग। जैसा पाले जाओगे वैसा होगा।